वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ेंगे वो तरीका शायद आपने अप्लाई नहीं किया होगा। यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट जरूर देखना है और अगर आपके लिए लाभदायक ना हो तो जो मन करे कमेंट करके जरूर जाना। थोड़ा सा मैं आपको सैंपल बता देता हूँ। जैसे हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करें तो दोनों को मैंने टेबल बनाकर लिख दिया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, उच्च न्यायालय का किस भाग में है, आर्टिकल कौन कौन से हैं, शपथ कौन दिलवाता है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए दोनों के लिए। तो अगर आप तुलना करके पढ़ोगे तो इससे आपको याद करना आसान होगा। उसी तरह से दोस्तों हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना करेंगे। जैसे प्रस्तावक और अनुमोदक में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसके लिए कितना चाहिए, तो दोनों को मैंने यहाँ पर तुलना करके लिख दिया है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, है ना। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी, चुनाव कैसे होगा। तो दोनों को जब हम तुलना करके पढ़ेंगे तो इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। आगे दोस्तों हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना करेंगे। इसी तरह से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और हर साल एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। आर्टिकल कौन से कहां तक हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो शुरू होते हैं 124 पर और ख़त्म होते हैं 147 पर, जबकि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हैं। न्यायालयों की अगर संख्या की बात करें, हालांकि ये आपको पता होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय केवल एक है, जबकि उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। नियुक्ति कैसे होती है, तो दोनों में नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, कॉलेजियम की सहायता से। शपथ की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस भी राज्य में नियुक्त होंगे ना, वहाँ का राज्यपाल उन्हें शपथ दिलवाएगा। अगर हम योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति जो है कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, और अगर ऐसा ना हो तो वो कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट हो या फिर 10 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य में कार्यरत हो। अगर सेवानिवृत्ति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके लिए उच्चतम जो आयु है, जो अधिकतम आयु है वो है 62 वर्ष। त्यागपत्र दोनों ही राष्ट्रपति को देते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम तुलना करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान कहां कहां पर किए गए हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 63 में है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगर प्रस्तावक और अनुमोदक की बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। जमानत राशि की बात करें तो दोनों के लिए ही जमानत राशि बिल्कुल बराबर है, 15,000 रुपये। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो इसको विशेष रूप से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विशेष रूप से इस बात पर गौर करना है कि मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन लेते हैं? लोकसभा,
राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ना कि मनोनीत। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष और उसको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष ही निर्धारित की गई है, लेकिन इसको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना होगा। थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं इन दोनों के बारे में, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। राष्ट्रपति के लिए भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही सेम उपराष्ट्रपति के लिए है। कार्यकाल दोनों का 5 वर्षों का होता है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि भाई जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा में बैठता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इन्हें याद करना काफी आसान होगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र ये आपस में ही एक दूसरे को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75 में, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन जो बहुमत दल का नेता होगा ना उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 164 में है और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो वहां के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम न्यूनतम आयु की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल बराबर है 25 वर्ष। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो न्यूनतम आयु होगी दोस्तों 30 वर्ष। जो बात मैंने आपको अभी बताई है उसको देख करके दोबारा देख लेना, और अगर नहीं देखना चाहते तो फिर बता देता हूँ। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से है तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष और प्रधानमंत्री राज्यसभा से बना है तो न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। कार्यकाल की बात करें तो दोनों का कार्यकाल बिल्कुल बराबर होता है 5 वर्षों का, लेकिन अगर ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो कार्यकाल पहले भी समाप्त हो सकता है। नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के माध्यम से बनता है, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा चुनाव के माध्यम से बनता है। उपनामों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए कई सारे उपनाम हैं, जैसे संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख और केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता। जबकि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख और नाममात्र प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री, जबकि नाममात्र कौन होता है? अपना राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है वहां का राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है वहां के राज्यपाल को। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों को हम तुलना करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम उपनामों की चर्चा करें तो भाई लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन और ग्रीन कारपेट हाउस कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं। ये उच्च थोड़ा सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, स्थायी सदन,
राज्यों का सदन और रेड कारपेट हाउस। यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्रीन कारपेट हाउस और रेड कारपेट हाउस है ना, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, हो सकता है बच्चों को कम पता हो और ये पूछ लिया जाए। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो लोकसभा की जो संरचना है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में, जबकि राज्यसभा की जो संरचना है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में। न्यूनतम आयु की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की बात करें तो 552 है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250। लेकिन वर्तमान अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में है 543 और राज्यसभा में है 245। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो लोकसभा का अगर कोई सदस्य बनता है तो उसका अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, जबकि राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनेगा तो उसका अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का। चुनाव की बात करें तो लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम शपथ की बात करें तो दोनों जगह पर मैंने राष्ट्रपति शब्द का यूज किया है। अब ये क्यों किया है, कई बच्चों को लगेगा कि भाई लोकसभा के सदस्यों को तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, उनके मन में डाउट आएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए संविधान में ये लिखा हुआ है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके बिहाफ पर या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिलवा सकता है। इसी तरह से लक्ष्मीकांत में भी यही लिखा हुआ है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। तो जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कई जगह पर आप प्रोटेम स्पीकर और सभापति भी देखेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन जो लक्ष्मीकांत कह रही है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भारत सरकार का जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो शपथ के बारे में क्या शब्द प्रयोग करता है उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, तो वो भी पढ़ लेना ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न आए ना वो सोल्व हो जाए। प्लीज़ आपसे विनती है कि नेगेटिव कमेंट मत करना। जो लक्ष्मीकांत में लिखा है, जो भारत सरकार की वेबसाइट कह रही है, वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद की। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर भी वही फॉर्मेट मैंने उपयोग किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की। तो विधानसभा को निम्न सदन या फिर अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को उच्च सदन और स्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। अब अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 170 में, जबकि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है 171 में। न्यूनतम आयु की बात करें तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 30 वर्ष। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम 500 निर्धारित की गई है, जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है अपनी 40 और अधिकतम हो सकती है विधानसभा की टोटल संख्या का 1/3। समझ गए होंगे। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है या फिर विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और विधान परिषद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। शपथ के बारे में यहाँ वही पेंच फंस जाता है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रोटेम स्पीकर हो सकता है, लेकिन जो संविधान में बात लिखी हुई है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया था। लक्ष्मीकांत में जो बात लिखी हुई है वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट मत करना। बच्चों के मन में डाउट होता है और उनका जो विश्वास है मेरे प्रति कम होता है। ठीक है, मेरा इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार की वेबसाइट कह रही है
जो लक्ष्मीकांत कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तुलना करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख है अपने 52 में और राज्यपाल का उल्लेख है 153 में। अगर हम उपनामों की चर्चा करें तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं, जबकि राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। न्यूनतम आयु दोनों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नियुक्ति की अगर तरीके की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। दोनों में काफी अंतर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। राज्यपाल भी सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। त्यागपत्र की अगर बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, जबकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अब अगर शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। थोड़ी सी और हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्षमादान की अगर शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 72 में यानी 72 में, जबकि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं इनका उल्लेख है आर्टिकल 161 में। अध्यादेश की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत यानी 123 के तहत, जबकि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है 213 में। इसके बाद अगर हम वीटो की चर्चा करें तो राष्ट्रपति के वीटो का उल्लेख है 111 में, जबकि राज्यपाल के लिए वीटो का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 200 में। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों महान्यायवादी और महाधिवक्ता की, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल की। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो से पहले मैं एक और वीडियो लेकर आया था जिसमें पॉलिटी के 1000 तथ्यों की हमने बात की थी। ये उसका ही अगला चरण है। उसमें हमने चर्चा की थी कि कौन किसको शपथ दिलवाता है, कौन किसको नियुक्त करता है, किसकी आयु बिल्कुल सेम है। जैसे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए बराबर आयु चाहिए 35 वर्ष। एसटी, एससी, ओबीसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। तो जो भी चीजें सेम थी ना उनको मैंने यहाँ पर कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखना, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए अब इस टॉपिक की बात कर लेते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया ये लोग हैं कौन। तो देखिए दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है ना, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है, जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 165 में किया गया है। नियुक्ति के अगर हम तरीके की बात करें तो महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि जो एडवोकेट जनरल होता है, जो महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। योग्यता की अगर हम बात करें तो महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्य होना चाहिए, जबकि महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता की आवश्यकता होती है। कार्यकाल की अगर चर्चा की जाए तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक निर्धारित किया गया है, जबकि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर छोड़ दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अगर हम शपथ की बात करें तो जो महान्यायवादी होता है उसको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, जबकि महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। वेतन की चर्चा की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है महान्यायवादी का वेतन, जबकि महाधिवक्ता का जो वेतन है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है।
त्यागपत्र जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो राष्ट्रपति को देता है, जबकि एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्यपाल को देता है। महान्यायवादी में से दो प्रश्न बनते हैं। पहला कि भैया ये पूछ लिया जाता है कि पहला महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो ये थे दोस्तों MC सीतलवाड़ा पहले अध्यक्ष, और वर्तमान की बात की जाए तो R वेंकट रमणी है, इनको पुनः नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन समय के साथ आपको अपडेट रहना है, अगर बदल जाते हैं तो इसको सही कर लेना। महाधिवक्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, इसी वजह से इस स्थान को मैंने खाली छोड़ दिया है। सदन में अगर मतदान की बात की जाए तो दोनों ही नहीं कर सकते। अगर महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता, और जो महाधिवक्ता होता है वो विधान परिषद और विधानसभा में मतदान नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इतनी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ आपको उपलब्ध करवाना इतना मेरे लिए आसान नहीं होगा। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ थोड़ा बहुत कमेंट जरूर करना अगर आपके लिए वीडियो लाभदायक हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप खुद लिख लेना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप खुद लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो भी रिव्यू हो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर डालें। थैंक यू। मिलते हैं इससे भी बेटर वीडियो में, और भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।